हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति में हम बेसिकली 3 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मौद्रिक नीति की परिभाषा, मौद्रिक नीति के उद्देश्य और मौद्रिक नीति के उपकरण। तो मौद्रिक नीति के उपकरण में हम कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कस करेंगे? CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड MSF। तो उससे पहले हम कुछ आर्थिक नीतियों के बारे में जान लेते हैं। तो किसी भी देश की इकोनॉमिक्स को प्रॉपर रन करने के लिए मैनली 3 प्रकार की आर्थिक नीतियाँ जारी की जाती है, जिसमें फर्स्ट मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? जो देश का सेंट्रल बैंक होता है। हमारे यहाँ पे कौन है? सेंट्रल बैंक, RBI। तो RBI मौद्रिक नीति जारी करता है और ये नीति मुद्रा प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए जारी की जाती है। दैट मीन्स टू कंट्रोल फ्लो ऑफ मनी। सेकंड है राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है, जो टैक्स से रिलेटेड होता है। थर्ड है हमारा आयात और निर्यात नीति या व्यापार नीति। तो ये नीति किससे रिलेटेड होती है? व्यापार से संबंधित नीति होती है, जो वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मौद्रिक नीति की परिभाषा। तो मौद्रिक नीति की परिभाषा क्या है? किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में मुद्रा की तरलता को, अर्थात मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती है, उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। सिंपल शब्दों में मौद्रिक नीति वह उपाय या उपकरण होता है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर क्या करती है? कंट्रोल करती है और अपनी इकोनॉमिक्स में मुद्रा के जो भी प्रवाह होते हैं उसको कंट्रोल करती है, मूल्य में स्थिरता बनाए रखती है। मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौद्रिक नीति जारी करने के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं, जिसमें फर्स्ट है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, सेकंड है आर्थिक समृद्धि को प्रबंधित करना, थर्ड है हमारा घरेलू मुद्रा की विनिमय दर को संतुलित बनाए रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपकरणों की। तो मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण होते हैं? उपकरण का मतलब क्या होता है? जिन पर्टिकुलर टूल्स के माध्यम से या फिर किसी सिद्धांत के माध्यम से RBI पूरे के पूरे मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल करता है, उसे क्या बोलते हैं? उपकरण कहते हैं। तो बेसिकली मौद्रिक नीति में 2 प्रकार के उपकरण पाए जाते हैं। पहला होता है मात्रात्मक उपकरण और दूसरा होता है गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण में पहला होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? यह बैंकों की कुल जमा राशि का वह हिस्सा होता है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से क्या करती है? RBI के पास नकद रखती है। जो ये RBI के पास जो भी धनराशि रखी होती है उसका उपयोग ना तो RBI कर सकता और ना ही बैंक कर सकता है। करंट रेट की बात करें तो वर्तमान में यह बैंक की कुल जमा राशि का 3% है जो RBI के पास रखी जाती है। इस राशि का उपयोग ना तो बैंक कर सकते और ना ही RBI कर सकता है। और CRR की गणना 14 दिन में की जाती है। इसकी गणना 14 दिन की जो औसत जमा राशि होती है उस पर की जाती है। तो कैश रिजर्व रेशियो किस प्रकार से मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल करता है? तो जब हम कैश रिजर्व रेशियो के रेट को बढ़ा देते हैं तो मार्केट में मुद्रा की कमी हो जाती है तथा मांग की कमी हो जाती है। मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंकिंग व्यवस्था है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन नहीं प्रोवाइड कर सकती। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन कस्टमर को नहीं दे सकती। लेकिन अगर हम इसके जस्ट अपोजिट कैश रिजर्व रेशियो के रेट को कम कर देते हैं तो क्या होता है? हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं और कम रेट में हम कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं। इससे इकोनॉमिक का ग्रोथ होता है तथा उत्पादन भी बढ़ते हैं। इस तरह CRR मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है SLR, मतलब कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। या बैंकों की कुल जमा राशि का वह निश्चित अनुपात होता है जिसे बैंक अलग हटाकर अपने पास रखती है। इसका उपयोग आम उपभोक्ताओं को लोन प्रोवाइड करने में नहीं कर सकती है। वर्तमान में SLR में बैंकों की कुल जमा राशि का कितना? 18% है। और जो SLR के रूप में रखी जाने वाली धनराशि होती है वो या फिर कैश में हो सकती है या फिर गोल्ड हो सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की प्रक्रिया। तो खुले बाजार की प्रक्रिया के अंतर्गत RBI क्या करती है? वो सरकारी भूतियों को बेचने व वापस खरीदने का कार्य करती है। प्रतिभूतियाँ बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को बेची जाती है। और जो खुले बाजार की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिभूतियाँ बेची जाती है वह बैंकों के SLR से अधिक होती है। अतः इन प्रतिभूतियों को खरीदना बैंकों के लिए अनिवार्य नहीं होता है। और प्रतिभूति की खरीदारी वही बैंक करते हैं जिनके पास क्या होता है? अधिक से अधिक सरप्लस होता है तथा जो खरीदने के इच्छुक होते हैं।
जब अर्थव्यवस्था में तरलता ज़्यादा होती है तब आरबीआई क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभूतियों को बेचकर अतिरिक्त धनराशि अपने पास रख लेती। इससे भिन्न जब अर्थव्यवस्था में अथवा बैंकिंग व्यवस्था में तरलता की कमी होती है तब ऐसे में आरबीआई क्या करती है, वो प्रतिभूतियों को वापस खरीदकर बैंकिंग व्यवस्था में तरलता सुनिश्चित कर देती है। नेक्स्ट हमारा बैंक रेट। तो बैंक रेट वह ब्याज दर है जिस पर बैंक आरबीआई से क्या करती है, लंबी अवधि का ऋण प्राप्त करते हैं। यह लंबी अवधि का अर्थ 90 डेज से ज़्यादा की है। वर्तमान में इसकी दर 4.25% है। जब आरबीआई बैंक दर पर बैंकों को लंबी अवधि का लोन देती है तब उसके बदले वह बैंकों के से सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखी जाती थी, तो उनका मूल्य लिए गए लोन के 105% के बराबर होती थी। ऐसी कंडीशन में अगर आरबीआई अपने बैंक रेट को बढ़ा देती है तब क्या होता है, बैंकों के लिए लोन प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो वो जिस दर पर आरबीआई से लोन लेता है उसी दर पर वो क्या करता है, कस्टमर को भी, उपभोक्ताओं को भी लोन प्रोवाइड करता है, जिससे उपभोक्ता क्या करते हैं, वो लोन लेने से कतराते हैं एवं उपभोग जो है वो नीचे आ जाता था। लेकिन जब 2000 में स्थायी रूप से जब आरबीआई ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LFF की व्यवस्था की तब आरबीआई ने बैंक दर पर बैंकों को क्या किया, लोन प्रोवाइड करना बंद कर दिया। अब उसके अंतर्गत वो प्रतिभूतियां गिरवी नहीं रखती है। तो मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में बैंक दर की जो भूमिका थी वो एक्चुअल में ख़त्म हो चुकी है। वर्तमान में बैंक दर वह आधार है जिस पर SLR अथवा CRR न रख पाने पर आरबीआई क्या करती है, वो बैंकों से जुर्माना लागू करती है। नेक्स्ट हमारा रेपो रेट। तो रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर एक बैंक आरबीआई से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है। सामान्यतः यह ऋण 90 डेज से कम दिन का होता है। अगर हम इन्फ्लेक्शन की बात करें तो जब रेपो रेट की दर को बढ़ा दिया जाता है तो बैंकों के लिए कम अवधि का ऋण प्राप्त करना क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है। अतः वह उपभोक्ताओं को भी बढ़े हुए दर पर ही लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, उपभोग नीचे आएगा और इन्फ्लेक्शन में कमी आ जाती है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट अगर हम देखें तो जब रेपो रेट की दर कम हो जाती है तो बैंकों के लिए कम अवधि का ऋण प्राप्त करना सस्ता हो जाता है और उपभोक्ताओं को भी सस्ते दर पर ऋण प्रोवाइड करते हैं। इससे मांग और आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट हमारा रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से कम अवधि का लोन प्राप्त करती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत आरबीआई क्या करती है, वो प्रतिदिन एक निश्चित धनराशि ऋण के रूप में उन बैंकों से प्राप्त करती है जिनके पास अधिशेष यानी कि सरप्लस सबसे अधिक होता है। उन बैंकों को रिवर्स रेट पर वो क्या करती है, ब्याज अदा करती है। वर्तमान में इसकी जो दर है वो 3.35% है। यदि रिवर्स रेपो रेट दर में बढ़ोतरी हो जाए तब ऐसे में बैंकों के लिए आरबीआई को ऋण प्रदान करना ज़्यादा आकर्षक हो जाता है। अतः जो धनराशि कम दर पर ऋण के रूप में उपभोक्ताओं तक दी जाती है वह धनराशि आरबीआई को प्रभावित होती है, क्योंकि रेपो रेट रिवर्स रेपो दर से हमेशा क्या होता है, ऊंचा होता है। आरबीआई इस अंतर के कारण लाभ बना लेते हैं और इस लाभ का एक हिस्सा आरबीआई अपने आपातकालीन कोष में रखती है, जिसका उपयोग वो और उन बैंकों के पुनर्गठन के लिए करती है जो प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण दिवालिया हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये इस उपकरण को आरबीआई ने 9 मई 2011 को लागू किया था, जिसके अंतर्गत भी एक बैंक आरबीआई से क्या करता है, 24 आवर के लिए मतलब कि 24 घंटों के लिए ऋण प्राप्त कर सकती, परंतु यह सुविधा भी मात्र वाणिज्यिक बैंकों के लिए उपलब्ध है। क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ की रेट है वो अभी वर्तमान में 4.25%। तो ये थी मॉनेटरी पॉलिसी पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।